अध्याय 5 अध्याय समुचित 5। समुचित जी। प्राधिकारी और सलाह समिति, है ना। जी। धारा 17 समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति। फर्स्ट, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एक से अधिक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में कर सकती है ना। यहाँ प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में, है ना, केंद्र शासित जो होते हैं वहाँ की बात कही गई है कि समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति इस अधिनियम के प्रायोजन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारी नियुक्त करेगी, है ना। फिर दो क्या है। सेकेंड, इन राज्य सरकार राजपत्र में राज्य की राजपत्र में अधिसूचना जारी करके एक या एक से अधिक समुचित प्राधिकारी की संपूर्ण या राज्य के उस भाग में जहां पर की प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण जो कि मादा भ्रूण की हत्या तक होती है इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए लागू कर सकती है ना। अब यहाँ पे राज्य सरकार की बात कही गई है इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए, है ना। इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए हैं उनको लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समुचित प्राधिकारी, एक एक ऐसा समुचित प्राधिकारी होगा जो या तो पूरे राज्य को, संपूर्ण राज्य को नियंत्रित करेगा, या उस भाग में जहाँ पे ऐसी समस्या जो है बहुत ज़्यादा व्यापक है, जहाँ स्त्रीलिंग का जो भ्रूण वध है वह ज़्यादा हो रहा है, ऐसी समस्या जहाँ ज़्यादा व्याप्त है, तो उस भाग के लिए अलग से भी इस प्रकार के समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। तीन। थर्ड, उपधारा 1 या 2 के अंतर्गत समुचित अधिकारी के रूप में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो 1 और 2 की जो बात कही गई है इसमें समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है जब संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाएं तो वो निम्नलिखित 3 सदस्यों से मिलकर बनेंगे। पहला कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक या यस। उसके ऊपर के पंक्ति का एक अधिकारी। क्या होगा? यह अध्यक्ष होगा, है ना। परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक, है ना। और या उस पंक्ति से और बड़ा अधिकारी जो है वह होगा। और दूसरा कौन होगा? महिला। महिला संगठन के प्रतिनिधि, है ना। जो महिला संगठन जो होते हैं उनसे में से कोई होगा जो कोई विख्यात महिला होगी जिसके बारे में इन कार्यों में कोई विशेष उपलब्धि हो। और तीसरा क्या है? संबंधित राज्य या राज्य संघ के कोई विधि विभाग का एक अधिकारी, एक जो है विधि विशेषज्ञ भी होगा। इस तरह से ये 3 जो है ना सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, परंतु यह संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का कर्तव्य होगा कि प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, है ना, जो प्रसव के पूर्व जो भी निदानों की तकनीकी हैं उनके विनियमन और दुरुपयोग निवारण संशोधन अधिनियम 2002 के प्रवृत्त होने के 3 माह के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र इस स्तरीय बहुसदस्यीय समुचित प्राधिकारी का गठन करेगा। यानी ये बहुसदस्यीय जो समुचित प्राधिकारी हैं इन्हें भी, है ना, यहाँ पे नियुक्त करने की बात 3 महीने के अंदर करने की बात कही गई है। और परंतु यह और कि इसमें होने वाली किसी रिक्ति, है ना, होने से 3 मास के भीतर अगर कोई ऐसी रिक्त हो जाता है पद तो उसे 3 माह के अंदर भर लिया जाएगा। ख। जब नियुक्ति राज्य के किसी भाग या केंद्र शासित प्रदेश के लिए की जाती तब ऐसे पद का जैसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसा भी मामला हो उचित समझे। है ना। जब यहाँ पे या राज्य सरकार में या संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में नियुक्ति की जाती है तो ऐसे अन्य पंक्तियों के भी लोग हो सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उचित समझे, है ना। अब समुचित प्राधिकारी के क्या कार्य होंगे, क्या कृत्य होंगे वो बताए गए हैं यहाँ, पढ़िए। और समुचित प्राधिकारी के निम्नलिखित कार्य होंगे। मुख्यतः
आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक की अनुज्ञप्ति मंजूरी, निलंबन व निरस्तीकरण। है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर कहा गया था कि जो ये संस्थाएं हैं, चाहे सलाह केंद्र हो, चाहे प्रयोगशाला हो या क्लिनिक हो, ये रजिस्टर्ड होंगे। तो इनको रजिस्टर्ड करने की जो यानी इनको रजिस्ट्रीकरण की जो मंजूरी है वो कौन करेगा? तो ये करेंगे, है ना। और उनकी मंजूरी भी करेंगे और उनको अगर कभी निलंबित सस्पेंड करना है तो सस्पेंड भी कर सकते हैं और उन्हें रद्द भी, रजिस्ट्रीकरण रद्द भी कर सकते हैं, है ना। आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला व आनुवंशिक क्लिनिक के भी इस स्तर को लागू कर। मतलब यहाँ पे है और कहा गया है इन्हीं सलाहकार केंद्र अनुवांशिक जो प्रयोगशालाएं हैं, जो इन इन ये इनमें क्या मानक यानी क्या स्टैंडर्ड होगा, इनका क्या क्या बातों का ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो मानक हैं उनको लागू भी यही करेंगे, है ना। आगे इस अधिनियम के या इसके अंतर्गत बने प्रावधानों के भंग होने की शिकायत प्राप्त होने पर अनुसंधान करना व उचित कार्रवाई करना, है ना। अगर कोई इस अधिनियम के अधीन कोई भी नियम हैं और ये इस प्रकार से जो ये केंद्र है, प्रयोगशाला है या क्लिनिक है, कोई ऐसा नियम उपबंधों को भंग करते हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उन्हें अन्वेषण कर, उनका इन्वेस्टिगेशन कर तत्काल उनमें कार्रवाई की जाएगी। आगे धारा 5 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति की राय प्राप्त कर विचार करना, पंजीयन के आवेदन प्राप्त करना और शिकायत प्राप्त होने पर पंजीयन का निलंबन या निरस्तीकरण करना। यहाँ यह और बात कह दी गई है ना, कि रजिस्ट्रीकरण संबंधी जो आवेदन आएंगे उनके निलंबन करने या रद्द करने की कोई शिकायत आएगी या जो धारा उपधारा में ये जो गठित सलाहकार समिति से सलाह लेंगे और उन पर विचार विमर्श किया जाएगा, है ना। आगे लिंक चयन विधि का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर करने पर या ध्यान में लाए जाने पर उसके विरुद्ध उपयुक्त विधिक कार्रवाई करवाना तथा ऐसे मामले की स्वतंत्र जांच भी करवाना, है ना। यानी कहीं पे भी इस प्रकार से कोई है तो लिंग चयन करने की कोई तकनीकी का उपयोग कर रहा है तो स्वप्रेरणा से, यानी अपने जैसे उन्हें पता चलता है तो सो मोटो स्वप्रेरणा से, है ना, उसकी या उसकी कोई जानकारी में कोई लाता है, कहीं से उसे जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें विधिक कार्रवाई करेंगे और उनका अन्वेषण प्रारंभ करेंगे। ऐसे सभी मामले में कार्रवाई करने के लिए ये स्वतंत्र होंगे। ये तो लोगों में लिंग चयन तथा प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। ये आजकल जब यह बहुत से अधिनियमों में यह एक और बात यानी प्रावधानित की जा रही है कि जन जागरण भी किया जाए, यानी उनका प्रचार प्रसार किया जाए। आप कोई भी अस्पताल में यहाँ सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होता है, वहाँ पर एक है तो पोस्टर लगा रहता है, एक प्रदर्शन किया जाता है कि इस प्रकार से यहाँ पे लिंग का अवधारण नहीं किया जाता है और इन सेक्शनों के अंतर्गत वहाँ पे लिखा रहता है कि किस प्रकार से ये दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार से लोगों में जानकारी और जागरूकता पैदा करने के बारे में भी यह कार्य करेगा। आगे अधिनियम तकनीकी या सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार बोर्ड तथा राज्य बोर्डों को नियमों में आवश्यक रूपांतरण हेतु सुझाव देने। ये वाला छोड़ दिए क्या आपने, नियम और उपबंधों का कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूशन करना और उनका पर्यवेक्षण सुपरविजन करना, है ना। फिर है प्रौद्योगिकी, यानी प्रौद्योगिकी यानी जो है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, तो वो प्रौद्योगिकी या सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के अनुसार अगर कहीं पे कोई टेक्निक में या किसी प्रकार की और भी कोई परिवर्तन आता है, दशाओं में परिवर्तन होता है तो उनके अनुसार नियमों में अपेक्षित उपांतरण उनमें परिवर्तन करना और बोर्ड और राज्य बोर्डों को ऐसे परिवर्तन के लिए सिफारिश प्रस्तुत करना। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन रद्दकरण के लिए परिवाद और अन्वेषण के पश्चात सलाहकार समिति द्वारा की गई कोई भी सिफारिश है
उसमें कार्रवाई करना, है ना। इस प्रकार के ये यहाँ पे कृत्य दिए गए हैं। और ABCD फिर अब और भी हैं 5। क्या है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसा भी मामला हो, प्रत्येक समुचित प्राधिकारी की सहायता व सलाह के लिए व उसके कार्यों के निष्पादन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसके सदस्यों में से एक को सभापति नियुक्त करेगी। है ना। एक और यहाँ पे सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा, है ना। और उसमें एक अध्यक्ष रहेगा और सदस्य रहेंगे। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो समुचित प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने का यह कार्य करेगा, है ना। एक 6। सलाहकार समिति मुख्यतः निम्न को समावेशित कर बनाई जाएगी। 3 ऐसे चिकित्सीय विशेषज्ञ जिसे आनुवंशिक विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ के बीच में से चुना जाएगा। है ना। ये यहाँ पे 3 प्रकार के जो सदस्य होंगे, एक, है ना। तो उनमें से एक या इन उनमें से एक जो होगा ये हो सकेंगे। पहला कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकता है, या प्रसूति विज्ञानी हो सकता है, या बाल चिकित्सक हो सकता है, यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकता है। और जो अनुवांशिक है ना, जेनेटिक जो है, तो उनसे संबंधित में से तीन आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ, है ना। जो ये है, तो आयुर्विज्ञान का मतलब होता है मेडिकल साइंस, है ना। मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ ये होंगे। और फिर क्या है, एक विधि विशेषज्ञ भी होगा। और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सूचना और प्रसारण से संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी होगा। और 3 विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे जो इन कार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, ऐसे सामाजिक कर्ता, जिनमें से कम क्या होगा, एक महिला संगठन का प्रतिनिधित्व भी करने वाला होगा। ये 3 में से एक जो है वो महिला होगी। 7। 7, कोई व्यक्ति जो लिंग निर्धारण या लिंग चयन के लिए प्रसूति पूर्व परीक्षण तकनीकी के उपयोग या उन्नति में आलिप्त रहा, वो सलाहकार समिति में बतौर सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से कहीं लिंग अवधारण करने या लिंग के चयन करना, है ना, लिंग के चयन प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का उपयोग करते हुए इस प्रकार के लिंग का चयन करना या अवधारण करना, या उनमें उनको उन्नयन करना, यानी उनको प्रोत्साहित करने में सहयुक्त रहने का कोई आरोप किसी के ऊपर लगा है, तो वह ऐसा व्यक्ति सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। आगे 8वां, सलाहकार समिति की सभाएं जैसा और जब उचित समझी जावे या समुचित प्राधिकारी के निवेदन पर, पंजीकरण के आवेदन प्राप्त होने पर, या कोई शिकायत किसी पंजीयन के रद्द होने के लिए या निलंबन के लिए और इस पर राय देने के लिए हो सकती है। है ना। यहाँ पे अधिवेशन बुलाने की बात कही गई है। जो सलाहकार समिति है वो रजिस्ट्रीकरण करने के लिए कोई आवेदन आया है, या कोई ऐसा आवेदन है जो निलंबन या रद्दीकरण के लिए आया है, उन पर विचार विमर्श करना हो, या और कोई ऐसी सलाह देना हो जैसा उचित हो, या समुचित प्राधिकारी ने कोई अनुरोध किया हो, तो इस प्रकार से क्या यहाँ अधिवेशन बुलाया जा सकेगा, है ना। और यहाँ पे क्या कहा गया है, परंतु 2 अधिवेशनों के बीच में, है ना, जो अवधि है वह होगी जो जिस प्रकार से नियम बना के विहित की जाए। और 9 में क्या है, बे निबंधनों और शर्तों, टर्म एंड कंडीशनों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा, यानी जो सेवा शर्तें हैं उनके आधार पर किसी व्यक्ति को सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा। और ऐसी समिति द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसरण में की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित किए जाए, जैसा नियम बना जाए उस अनुसार ये समिति है अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेगी, है ना। अब यहाँ पे परंतु दिया है 8 का। क्या? हेलो, हाँ हाँ हाँ। इसमें जो विहित समय से क्या अधिक का मध्यांतरण नहीं होगा, ये मध्यांतरण में सर क्या दोनों होना दोनों चाहिए? दोनों के बीच का जो समय है ना, वो जो है उसे बताया गया मध्यांतर। कम से कम इतने से ज़्यादा का समय नहीं होगा, यानी बार बार ये अधिवेशन बुलाते रहेंगे, मीटिंग होती रहेगी, है ना, ऐसा। ऐसा, ये मतलब नहीं आएगा इसके अंतर्गत। नहीं नहीं, एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग में जितना नियम है ना, यस, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, ऐसा मतलब। जैसा। चलिए 17 का
धारा 17 का समुचित प्राधिकारियों की शक्तियां। समुचित प्राधिकारी को निम्नलिखित मामले के संबंध में शक्तियां होंगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना रखता है को समन कर सकेगा। है ना। अब यहाँ पे क्या शक्तियाँ होंगी, किस प्रकार से वह अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएगा, तो जिस प्रकार से है ना न्यायालय या किसी आयोग वगैरह को शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं कार्रवाई करने के लिए, तो उसी प्रकार के यहाँ पे शक्तियाँ दी गई हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मन करना, उन्हें बुलाना, है ना, जिनके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी जानकारी हो, है ना, कोई भी ऐसी जानकारी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो बंद बनाए गए हैं और उनके यानी नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई उनके पास जानकारी है या कोई चीज़ ऐसे कब्जे में है, तो उन्हें समन किया जा सकेगा। खंड क से संबंधित किसी भी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करवा सकेगा। है ना, कोई भी जो इस प्रकार से है ना जो उल्लंघन की जानकारी है, उनके जो वो उनको उनके संबंध में कोई भी दस्तावेज है या कोई ऐसा भौतिक पदार्थ है ना, कोई सबूत है, उसे सम्मान करके बुलाया जा सकेगा। कोई भी स्थान जो लिंग चयन पद्धति या प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के रूप में प्रयुक्त होने की आशंका हो के लिए तलाशी का वारंट जारी कर सकेगा। है ना, जहाँ पे भी इस प्रकार की टेक्निक उपयोग में लाई जाती है ना, उन स्थानों में अगर उसे संदेह है कि इस प्रकार से अधिनियम के जो है तो प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, यानी वहाँ पे लिंग का चयन हो रहा है, तो वहाँ पे इस प्रकार से कोई भी वारंट जारी करके वह जारी किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है, और अन्य भी विषय जो हैं जो विहित किए जाएं वह भी कर सकेगा। चलिए, इस प्रकार से अध्याय 5 है ना, इसमें ये प्रावधान दिए हैं। अब अध्याय 6 क्या है? अनुवांशिकी सलाहकार केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशाला और अनुवांशिकी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में यह अध्याय बताता है। चलिए इसे भी पढ़ लें। कोई पढ़ रहा है क्या? हाँ। पढ़ो। अध्याय 6 आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिक का रजिस्ट्रीकरण। धारा 18 आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक का रजिस्ट्रीकरण। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति प्रसवपूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ के पश्चात कोई आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जिसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला या केंद्र भी है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य ऐसी प्रौद्योगिकी है जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने और लिंग का चयन करने में समर्थ है या उनमें से कोई सेवाएं प्रदान करता है, तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है ना। यहाँ पे यह प्रावधान किया गया है कि है ना कोई भी जो इस प्रकार के जो कृत्य में लगे रहते हैं, है ना, यानी ऐसे जो प्रसव पूर्व निदान करने के तकनीकों से संबंधित हैं, है ना, जो अनुवांशिकी सलाह केंद्र हो सकते हैं, उनकी प्रयोगशालाएं हो सकती है, उनके क्लिनिक हो सकते हैं, या और भी यहाँ बातें कही गई हैं जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, इमेजिंग मशीनें हैं, स्कैनर्स हैं, है ना, तो जो भ्रूण या लिंग की अवधारण करने या लिंग चयन करने में इस प्रकार के समर्थ हैं, तो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के पहले, यानी इस प्रकार की यानी क्लिनिक वगैरह खोलने या प्रयोगशाला या केंद्र खोलने के पहले वह केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार से रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रीकृत किए हुए इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा। सेकंड, उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए। रजिस्ट्रीकरण के लिए कहाँ पे समुचित प्राधिकारी है उसके यहाँ आवेदन देना होगा, और ऐसा कोई प्रोफार्मा होगा, है ना, प्रोफार्मा के अंतर्गत दिया जाएगा और ऐसे रीति से किया जाएगा जो उसमें विहित किए जाएं, और उसमें जो फीस भी है, जो फीस अगर नियमों द्वारा जो बनाई जाएगी वह फीस भी उसमें देना होगी। 3, थर्ड, प्रत्येक आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक जो भागीता या अन्यथा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व धारा 4 में उल्लेखित किसी प्रयोजन के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक संबंधी सलाह
देने या उनके उपयोग में करने में लगा हुआ है ऐसे प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा। है ना। इस अधिनियम में जिस तरह से पहले से कोई इस प्रकार की कोई संस्था चल रही है ना, तो उसे इस अधिनियम के प्रारंभ से 60 दिन के अंदर ऐसा रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन करना होगा। चलिए। फोर्थ, धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसा आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जो प्रसव पूर्व निदान तकनीक संबंधी सलाह देने या उनके उपयोग करने में लगा हुआ इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 मास की समाप्ति पर जब तक कि ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया हो और उसका इस प्रकार पृथकता या संयुक्त रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है, अथवा तब तक ऐसे आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो ऐसी किसी तकनीकी संबंधी सलाह देना या उनको उपयोग बंद कर देगा। है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि 60 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दे देना चाहिए। उसी बात को यहाँ आगे और कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 माह की समाप्ति के पहले अगर वह ऐसा आवेदन नहीं देता है या आवेदन पर उसका निपटारा कर उसे मना कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से बिना रजिस्ट्रेशन के वह आगे काम नहीं कर पाएगा, उन्हें ऐसा बंद कर देना होगा, है ना। तीसरा। फिफ्थ, कोई आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ऐसी सुविधाएं प्रदान करने, ऐसे उपकर का अनुरक्षण करने और स्तर मान बनाए रखने की स्थिति में जो विहित की जाए, है ना। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, उसके बारे में कहा गया है कि जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों की जो कसौटी है ना, उनमें है तो जो क्लिनिक की सुविधाएं प्रदान करना और जो उसमें उपकरण एपरेटस रखेंगे तो उनको अच्छे से संभाल के रखना और उनमें जो है तो उनका जो स्टैंडर्ड है ना, स्तर मान है, वो बनाए रखने में क्या वह सक्षम है, यह देखा जाएगा। उसके बाद ही उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब यहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया है। सेक्शन 19 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। फर्स्ट, समुचित प्राधिकारी जांच करने के पश्चात और अपना के समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों को सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया और इस नियमित सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को पृथकता या संयुक्ता विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देगा। इस प्रकार ऊपर जो है ना आवेदन कर दिया गया। आवेदन करने के बाद जो समुचित प्राधिकारी है उन जांच करते हैं। जांच करने के बाद उन्हें अगर ऐसा समाधान हो जाता है, वो ऐसे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वहाँ पे जो भी नियम बनाए गए हैं उनमें जो भी ज़रूरत कही गई है, जो भी अपेक्षाएं की गई हैं, उनका क्या पालन किया जाएगा, है ना। उनका जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि कैसा क्या होगा, कौन से रजिस्टर रखे जाएंगे, कौन से ऑपरेटर्स उपयोग किए जाएंगे, किस प्रकार से वहाँ किस अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को रखा जाएगा, उसका सुपरविज़न क्या करेगा, ये जो नियम ऊपर भी हमने पढ़े हैं, जो भी नियम बनाए जाएंगे और सलाहकार समिति को की सलाह जो उनमें जो उनकी सिफारिश है उसको ध्यान में रखते हुए अनुवांशिक जो सलाह केंद्र हैं या प्रयोगशालाएं हैं या क्लिनिक है जो पृथकता है केवल अकेले वो चला सकती हैं या किसी से संयुक्त होकर चला रही हैं, एफिलेटेड होकर चला रही हैं, ये सब देखते हुए उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। दो, यदि जांच करने के पश्चात और आवेदन की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता कि आवेदक ने इस अधिनियम या नियमों की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है, तो वह रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे नामंजूर कर देगा। आवेदक को सुनवाई देने के पश्चात और जो इस प्रकार से सलाहकार समिति है उनकी सिफारिश को देखते हुए अगर इनको ऐसा समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम के कोई नियम या कोई अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, तो वह रजिस्ट्रीकरण करने के लिए मना कर सकता है, उसके आवेदन को नामंजूर कर देगा। थर्ड, प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के पश्चात तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर जो विहित की जाए नवीकरण किया जाएगा।
है ना, कोई भी जैसा प्रमाण पत्र है ना, कोई एक अवधि के लिए दिया जाता है और उसका रिन्यूअल कराना है तो जो जो फीस है उसको संदाय किए जाने पर उसे नवीनीकरण किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक द्वारा अपने कारोबार के स्थान में किसी सदृश स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। है ना, यहाँ पे इस प्रकार से जो है तो ये जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जो है वह वहाँ पे उन्हें अपने जो संस्थान में है वहाँ पे लगाना होगा, प्रदर्शन करना होगा, डिस्प्ले में लगाना होगा, है ना, कि इस प्रकार से हमारे पास प्रमाण पत्र है। आप कभी भी कोई ऐसे संस्था में जाएंगे जहाँ इस प्रकार से सीटी स्कैन या सोनोग्राफी वगैरह होते हैं तो वहाँ देखिएगा कि क्या प्रमाण पत्र लगाया गया है कि नहीं। यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है कि ऐसा प्रमाण पत्र की उनका रजिस्ट्रीकरण है, रजिस्टर्ड है वह संस्था, ऐसा प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। डिस्प्ले भी करने की बात कही गई है। चलिए आगे। सेक्शन 20 रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन। फर्स्ट, समुचित प्राधिकारी स्व प्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को यह हेतु दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण सूचना में उल्लिखित कारण से निलंबित या रद्द क्यों न कर दिया जाए। है ना, जब कभी भी कोई ऐसा परिवाद यानी कोई शिकायत प्राप्त होती है या स्वप्रेरणा से समुचित अधिकारी को ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक है ना, वो कोई कारण है जो प्रदर्शित किया जाएगा और उन्हें सूचना दी जाएगी, है ना, उसमें जो उल्लेखित इस प्रकार की कोई शिकायत है ना, या कोई परिवाद है तो उसके ऊपर उनको शोकान दिया जाएगा कि कारण बताइए क्यों ना आपका इस प्रकार से ये रजिस्ट्रीकरण रद्द क्यों ना कर दिया जाए। और उस सूचना देने के बाद उल्लिखित कारणों से उसे निलंबित किया जा सकेगा। यानी यहाँ पे अभी तो वो दिया जाएगा शोकाज नोटिस कि क्यों ना निलंबित कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। फिर दूसरा, यदि आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक को सुनवाई का युक्तिक अवसर देने के पश्चात और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों में से किसी को भंग किया गया है तो वह किसी दंडिक कार्रवाई पर जो वह ऐसे केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के विरुद्ध कर सकेगा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथेष्ट उसके रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे निलंबित कर सकेगा या उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा। है ना, इस प्रकार से इनको जो सलाह केंद्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक है उन्हें फिर जैसे यहाँ पे शोकाज नोटिस देने के बाद उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। उसके पश्चात सलाहकार समिति का जो अनुमोदन मिलेगा उसको उसमें ध्यान में रखते हुए समुचित जो प्राधिकारी है उसको समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के किसी नियमों के उपबंधों का भंग किया गया है तो वह किसी दंडिक कार्यवाही, है ना, पर उसे इनको प्रयोगशाला, क्लिनिक है ना, इनको उनके विरुद्ध कोई भी ऐसी दंडिक कार्रवाई कर सकेगा। और भी जो इसके अलावा जो इन जो दंडिक कार्रवाई हैं वो तो की ही जाएंगी, इसके अलावा जो रजिस्ट्रीकरण है, रजिस्ट्री प्रमाण पत्र है, उस पर भी कार्रवाई करके उन्हें ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो निलंबित कर दिया जाएगा और बाद में या उसी समय उसे रद्द भी किया जा सकेगा, है ना, रजिस्ट्रीकरण रद्द भी किया जा सकेगा। 3, उपधारा 1 और उपधारा 2 में किसी बात की होते हुए यदि समुचित प्राधिकारी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसी कोई सूचना जारी किए बिना किसी आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा। यहाँ पे यह और कहा गया है कि किसी बात जो ऊपर 1 और 2 में बात कही गई है कि पहले शोकाज नोटिस दिया जाएगा और फिर उससे जवाब लेते हुए उसमें और भी कोई बात अगर वह अपने डिफेंस में कहना चाहता है उसे पूरा मौका दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसमें निर्णय किया जाएगा। परंतु यहाँ यह और कह दिया गया है कि ऊपर 1 और 2 में बात लिखी है वो तो ठीक है, मगर अगर समुचित प्राधिकारी की राय में ऐसा है कि लोकहित में ऐसा करना समय की मांग है तो उसके इस कारण को लेखबद्ध करते हुए कि किस प्रकार से लोकहित प्रभावित हो रहे हैं, उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट कोई सूचना जारी किए बिना
यानी यहाँ बिना शो का नोटिस किए और सुनवाई का मौका दिए हुए ऐसे केंद्रों को और ऐसे ये जो है तो जो संस्थान हैं उनका रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगा, है ना, सस्पेंड कर सकेगा। अपील 21 अपील आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध विहित रीति से फर्स्ट, जहां वह अपील केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है वहां केंद्र सरकार को, दूसरा जहां वह अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है वहां राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। यहाँ पे अगर उस तरह से कोई रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार कर देता है, निलंबित कर देता है ना, या रद्द कर देता है, तो इस प्रकार के अगर कोई आदेश से कोई व्यथित हो जाता है ना, दुखी हो जाता है, तो धारा 20 में जो बात कही गई है ना, निलंबन, रद्दीकरण और इस प्रकार के आदेश की जो तारीख है उसके 30 दिन के भीतर, है ना, वहाँ पे अपील करेगा, है ना। और अपील में क्या होगा, समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध, जहाँ जहाँ अपील का समुचित जो प्राधिकारी है ना, केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है वहाँ केंद्र सरकार को की जाएगी, और जहाँ राज्य तो अपील जो है वो राज्य प्राधिकारी को की जाएगी, जहाँ तो यहाँ पे इस प्रकार से राज्य जो प्राधिकारी हैं उनने अगर किया हो तो, है ना, राज्य समुचित प्राधिकारी ने अगर किया है कोई आदेश ऐसा तो राज्य सरकार को की जाएगी, है ना। चलिए, और अब ये मेरे ख्याल से आज इतना ही ठीक है ना, और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है तो इसे अपन कल पढ़ेंगे।